और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 2 है आपका संघवाद। इस चैप्टर की हम लोग बात करेंगे डिस्कशन पे, या आप यूँ बोलो कि इस चैप्टर के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसके हम लोग पूरे के पूरे डिस्कशन पे बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस पे हम लोग लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न हैं सारे के सारे हम लोग एक वीडियो में लेके करेंगे। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है और जो भी प्रश्न है वो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि वो परीक्षा में कब पूछा गया है, किस साल को पूछा गया और किस तरह से पूछा गया, मैं सारी की सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो पहली बात, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि अगर आप 10th बोर्ड पे हो या इस तरह का तैयारी करना चाहते हो तो आप आराम से कर सकते हो। साथ ही साथ जो भी हमारे प्लेलिस्ट हैं उसको भी जाके देख सकते हो, ताकि आपको 10th रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बात करेंगे सबसे पहले इस चैप्टर के जो भी अति लघु या लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनके उत्तर पे बात करेंगे। तो देख सकते हो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह प्रश्न क्या है कि संघवाद से क्या अभिप्राय है, या कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि संघवाद क्या है। तो मैंने क्या लिखा है देख सकते हो कि संघवाद एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत किसी देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्र प्राधिकार तथा उसकी इकाइयों के बीच बांट दी जाती है। यानी कि जो देश की सत्ता है वो क्या किया जाता है, बांटा जाता है, और इसी को क्या बोलेंगे, संघवाद बोलेंगे। इस प्रकार एक संघ व्यवस्था में सरकार दो स्तरों पर कार्य करता है। अब ये जो बांटा गया जो व्यवस्था है, मैंने अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो इस व्यवस्था में क्या करता है कि देश की जो सर्वोच्च सत्ता है उसे केंद्रीय प्राधिकारों यानी कि केंद्र के अधिकार में और उसके जो इकाई है उसके इकाई में बांटा जाता है, यानी कि उसके जो भी इकाई बन सकता है उसमें बांट दिया जाता है। और जो इस प्रकार का जो केंद्र और उसकी इकाइयों में जो विभक्त सरकार बना, इसी को क्या कहा गया, संघ सरकार कहा गया। अब इस प्रकार की व्यवस्था में हम लोग बात करेंगे कि दो स्तर की सरकार जो है कायम करती है। अब ये दो स्तर की सरकारें क्या होती है, एक तो आपका केंद्र स्तर का सरकार होता है और दूसरा क्या होता है आपका राज्य स्तर पर। तो इस प्रकार एक संघ व्यवस्था में सरकार दो स्तर पर कार्य करती है, केंद्र स्तर तथा राज्य स्तर पर। अब आगे मैंने क्या लिखा है देख सकते हो कि राज्य स्तर पर कार्य करने वाली सरकार को केंद्र सरकार के अधीन होना पड़ता है या उसको अधीन होता है। यानी कि जो राज्य स्तर की सरकारें होती हैं उसको केंद्र के अधीन रहकर ही काम करना होगा, कि बिना केंद्र के सहायता लिए वो कुछ भी काम नहीं कर सकता। तो यह है आपका संघवाद। तो मैं फिर से पढ़ दूं, मैंने क्या बोला कि संघवाद एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत किसी देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्र प्राधिकार तथा उसकी इकाइयों के बीच बांट दी जाती है। इस प्रकार एक संघ व्यवस्था में सरकार दो स्तर पर कार्य करती है, केंद्र स्तर पर तथा राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर कार्य करने वाली सरकार केंद्र स्तर के क्या होती है, अधीन होती है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारत में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा कैसे होता है। आपने ये पढ़ा होगा कि देश के सरकार के बीच में विवाद ना हो, उस विवाद को कम करने के लिए जो काम है उसको बांट दिया गया कि फलना काम तुम करेगा, तुसका काम तुम करेगा, और इस प्रकार के कामों को बांट दिया गया। तो क्वेश्चन ये आता है कि जिस तरह कामों को बांटा गया, यानी कि उनके शक्तियों को बांटा गया संघ सरकार के द्वारा, तो पूछेगा बताइए कि भारत में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा कैसे होता है। तो आप क्या बोलोगे कि जो भारत में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा निम्नलिखित विभाजन के आधार पर किया जाता है। और ये विभाजन क्या है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियां। तो आपको ये भी पता होगा कि संघ सूची में जो भी कानून बनता है उस पे कानून बनाने का काम किसका होता है, तो जो भी केंद्र सरकार की होती है। जो भी राज्य सूची है उस पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है, और समवर्ती सूची में जो राज्य सरकार होता है या जो केंद्र सरकार होता है दोनों मिलकर क्या करता है, यहाँ पे कानून बनाता है। ठीक इन दोनों के बाद जो भी चीजें बच जाती हैं उनको अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत रखा जाता है। अब मैं इसके क्वेश्चंस पे मैं बात करूंगा। देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चंस आता है और ये हर साल पूछा गया क्वेश्चन है कि संघ सूची और राज्य सूची में अंतर स्पष्ट करना है। तो अगर मैं बात करूं अंतर का, तो देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे मैंने संघ सूची लिखा है, यहाँ पे राज्य सूची लिखा है।
तो संघ सूची के अंतर्गत क्या होता है, इस सूची के अंतर्गत राष्ट्र महत्व के विषयों को शामिल किया जाता है, यानी कि जो भी राष्ट्र के महत्व का विषय होगा उसको शामिल किया जाता है। जबकि राज्य सूची में बात करेंगे तो इस सूची के अंतर्गत राज्य महत्व के विषयों को शामिल किया जाता है, यानी कि राज्य सरकार केवल उन्हीं विषयों पर कानून बना सकता है जिससे राज्य को फायदा होगा या जो राज्य से रिलेटेड क्या होगा, काम होगा। जबकि केंद्र सरकार उस पे कानून बनाएगा जो पूरे सरकार, पूरे भारत देश का या पूरे केंद्र का जिस पे महत्व होगा। बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे आगे, देख सकते हो कि इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को दिया जाता है कि ये जो संघ सूची के अंतर्गत जो भी विषय आता है उसमें कानून कौन बना सकता है, तो केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बना सकता है। जबकि मैं बात करूंगा राज्य सूची का, तो इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को दिया जाता है, इस पे केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। वहीं अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं उदाहरण का बात करूँ तो संघ सूची में आर्मी, विदेशी मामले, बैंकिंग आदि ये सभी विषय जो होते हैं वो केंद्र सूची के अंतर्गत आते हैं। जबकि पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई आदि ये सभी विषय राज्य सूची के क्या है, उदाहरण है। और आप ऐसे लिखोगे तो आपको आराम से नंबर मिलेगा। अब बात करेंगे आगे, तो अगला जो है आपका समवर्ती सूची के बारे में मैंने लिखा है और साथ ही साथ आप देख सकते हो अवशिष्ट शक्तियों के बारे में। समवर्ती सूची क्या है, तो इस सूची के अंतर्गत शिक्षा, वन, श्रम, पारिवारिक कानून आदि को शामिल किया गया है। साथ ही इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों को प्राप्त है। यानी कि आप ये जो विषय देख सकते हो, शिक्षा, वन, श्रम, परिवार कानून, तो ये जो सभी का सभी है माय डियर फ्रेंड, ये सभी का सभी केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है और इनसे जो पास विधाया है इसी के द्वारा इन सारे व्यवस्थाओं का देखरेख किया जाता है। तो मैं बोल सकता हूँ शिक्षा, वन, श्रम और पारिवारिक जो कानून है, परिवार का जो कानून है, जैसे 2 बच्चे हैं कि 2 बच्चे होने चाहिए, है ना, ये सारे जो कानून है वो सारे के सारे समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, तो आपको याद रखना है। वही अगर मैं बात करूं अवशिष्ट शक्ति के बारे में, देख सकते हो अवशिष्ट शक्ति बारे क्या है कि संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची से अलग बचे हुए विषयों पर विधि निर्माण यानी कि कानून बनाने की शक्ति को अवशिष्ट शक्तियां या अवशिष्ट शक्ति के नाम से जाना जाता है। और ये जो अवशिष्ट शक्ति का जो भार है वो किसको दिया गया, तो ये केंद्र सरकार को दिया गया। तो मैंने क्या बोला कि जो भी राज्य सूची, केंद्र सूची यानी कि संघ सूची और साथ साथ में जो समवर्ती सूची है उनमें जो भी विषय है उन विषयों को छोड़ने के बाद जो भी विषय बचा वो उस पे विधि यानी कि कानून बनाने का अधिकार जो है वो अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत आता है। अब बात सवाल रहा कि इस पे जो भी कानून बनाएगा उस कानून का अधिकार किसे दिया गया, राज्य सूची को यानी कि राज्य को या केंद्र को। तो यहाँ पे जो विधि दिया गया या जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र को दिया गया। किसको दिया गया, केंद्र को। तो क्वेश्चन आएगा कि अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है, तो केंद्र को है, आपका रखना है। तो ये आपका केंद्र सूची, राज्य सूची यानी कि जिसको हम लोग बोलेंगे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्ति के बारे में बात कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है जो कि देख सकते हो जैक बोर्ड 2023 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि समवर्ती सूची से क्या तात्पर्य है और इसमें कौन कौन से विषयों को शामिल किया जाता है, ये आपकी जानकारी है, चूंकि मैंने ऊपर में भी देखा। लेकिन अगर इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या चीजें ऐड कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के प्रशासनिक विषयों को 3 सूची में विभाजित किया जाता है। और वहीं बात किया जाए कि जो हम लोगों ने देखा कि केंद्र सूची, राज्य सूची और आपका समवर्ती सूची में कानूनों को विभाजित किया गया, और वहीं समवर्ती सूची में कुल मिलाकर देखा जाए तो 47 विषयों को शामिल किया गया है जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों को दिया गया है। साथ ही इन विषयों पर केंद्र सरकार के द्वारा कानून बना दिए जाने पर राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून स्वतः ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी कि हम लोगों ने पहले देखा था कि जो केंद्र सरकार होता है वो जो राज्य सरकार होता है वो केंद्र सरकार के क्या होता है, अधीन होता है। यानी कि अगर किसी विषय पर अगर केंद्र सरकार कानून बना देता है, जैसे अगर मान लिया जाए कि हम लोग जानते हैं कि भारत में व्यवस्था है कि एक परिवार के 4 आपके एक परिवार अगर है यानी कि एक परिवार में 4 सदस्य होना चाहिए। जैसे अगर मान लो कि हस्बैंड है यानी कि मैं बात करता हूँ कि पापा, आपके मम्मी, साथ में आपका भाई और साथ में आपकी अगर बहन है या भाई है, यानी कि बोला गया ना कि हम 2 हमारे 2, ये कानून लागू किया गया। तो अगर राज्य सरकार अगर मान लो कि ये कानून लागू नहीं करता है, लेकिन अगर राज्य सरकार ये कानून लागू कर देता है तो जो कानून राज्य सरकार जारी किया था वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और वहां पर कैसा कानून पारित होगा, तो जो केंद्र सरकार चाहती है। साथ ही आप देख सकते हो क्या है कि 1976 ईस्वी के संविधान संशोधन जो है, देख सकते हो 42वें संविधान संशोधन
द्वारा इस सूची में 5 और विषयों को जोड़ा गया। तो कुल मिला के 47 विषय जो है जिसमें 5 और एड ऑन किया गया, तो ये सभी मिलाकर क्या करते हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें जो है आप देख सकते हो क्या क्या आता है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक योजना, वन, है ना, बाट तथा माप, जानवर और पक्षियों की सुरक्षा के साथ साथ देश की सुरक्षा आदि के विषय जो होते हैं इस सूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। बात करें, अब बात करते हैं आगे। तो अगला एक क्वेश्चन आपका है, देख सकते हो क्वेश्चन आपका क्या है कि संघीय शासन व्यवस्था 2 तरीकों से गठित होती है, उन दोनों तरीकों के नाम बताएं तथा प्रत्येक का क्या करना है, आपको उदाहरण देना है। और ये भी जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखोगे यहाँ पे क्या है कि संघीय शासन व्यवस्था 2 तरीके से किया गया। पहला देख सकते हो कि 2 या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठन करना, संयुक्त राज्य अमेरिका जिस तरह किया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का उदाहरण है। वहीं बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना, और ये क्या करता है, भारत करता है। तो चूंकि देखेंगे तो संघीय शासन व्यवस्था का 2 तरीका है। एक क्या कर सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों को क्या करेंगे, जमा करेंगे और गठित कर क्या करेंगे, एक संघीय व्यवस्था बनाएंगे। जैसे आप देखोगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये व्यवस्था करता है, अलग अलग राष्ट्रों को क्या करता है, जमा करता है, और जमा करने के बाद उन पे क्या करता है, कानून उन पे संघीय व्यवस्था लागू करता है। अलग अलग देख सकते हो केंद्रों, अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्रों को जोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका बना। वहीं अगर देखोगे जैसे भारत में क्या किया गया, वहां पे अलग अलग देशों को जोड़ा गया, लेकिन भारत में अपने जो भी आंतरिक विविधता है उसको कम करने के लिए अपने छोटे छोटे राज्यों को या बड़े बड़े राज्यों को जोड़ा गया, गठन किया गया, और वहां पर उन्होंने संघीय व्यवस्था चलाया। तो भारत में आंतरिक विविधता को कम करने के लिए अपने आंतरिक राज्यों को जोड़ा और जोड़कर क्या किया, संघीय शासन व्यवस्था लागू किया। जबकि अमेरिका क्या करता है कि अपने से जो भी स्वतंत्र देश है या जो भी जो छोटे स्वतंत्र देश है उनको जोड़ा और गठित कर एक नई इकाई बनाया और उन इकाइयों के द्वारा संघीय व्यवस्था लागू किया। तो ये अमेरिका किया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो देख सकते हो ये जो प्रश्न है आपका वो 2010 में, 2011 में, 2017 में पूछा गया अगर आप जैक बोर्ड का स्टूडेंट हो तो। और ऐसा नहीं कि केवल ये जैक बोर्ड में पूछा जाता है, अगर आप बिहार बोर्ड से हो या एमपी बोर्ड से हो, जहां पे भी ये क्वेश्चंस, जहां से भी ये टॉपिक आपका आता है, यानी कि ये टॉपिक अगर आपके क्षेत्र में पढ़ाया जाता है तो वहां से भी क्वेश्चन आएगा। देख सकते हो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या है कि भारत में संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या मुख्य अंतर है, इसके उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें, यानी कि जो भी अंतर है वो आपको बताना है। तो चूंकि हम लोग 2 व्यवस्था के बारे में जानते हैं, संघीय शासन सरकार या संघीय शासन व्यवस्था, दूसरा क्या होगा, एकात्मक शासन व्यवस्था, या मैं बोलूंगा कि एकात्मक शासन व्यवस्था या एकात्मक शासन सरकार। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग इस पे। देख सकते हो मैंने क्या बोला कि इसमें सत्ता केंद्र प्राधिकार क्या है आपका, कि इसमें सत्ता जो है वो केंद्र प्राधिकार तथा केंद्र प्राधिकार, ये देखो डबल यहाँ पे रिपीट हो गया, एक बार होगा। तो इसमें सत्ता केंद्र प्राधिकार तथा इसके विभिन्न इकाइयों में बांट दी जाती है, यानी कि जो सत्ता होगा वो केंद्र के अधिकार के साथ साथ उनका जो अलग अलग छोटा छोटा इकाई है उस पर भी बांट दिया जाएगा। जैसे अगर आप देखोगे बढ़िया से तो सबसे ऊपर में केंद्र, और केंद्र के शक्तियों को कम करने के लिए क्या क्या राज्य स्तर में बांट दिया। अब राज्य की शक्तियों को थोड़ा बहुत कम करने के लिए ग्राम पंचायत या मैं बोलूँगा नगर पालिका का गठन किया गया। तो इसमें क्या होता है कि जो भी केंद्र प्राधिकार है, यानी कि जो केंद्र का अधिकार है तथा उसके इकाइयों में क्या करता है, सत्ता को बांट दिया जाता है। जबकि एकात्मक सरकार में क्या होता है, इसके अंतर्गत एक ही सरकार होता है जिसके नियंत्रण में पूरा सत्ता जो सौंप दिया जाता है, इसमें सत्ता का बंटवारा नहीं किया जाता है। संघीय सरकार में विषयों का बंटवारा होता है, क्योंकि इसमें काम करने के लिए अलग अलग लोग होते हैं। जैसे केंद्र सरकार के अलग लोग हो गया, राज्य सरकार का अलग हो गया, अब दोनों मिलाकर काम किया, समवर्ती सूची हो गया। और जब दोनों से बच गया, ये तीनों से जब कुछ बच गया तो अवशिष्ट शक्तियों के द्वारा केंद्र सरकार वो काम का निपटारा कर देता है। लेकिन चूंकि एक सरकार बनाया गया, पूरा सत्ता एक के पास है, तो बोलेंगे कि एकात्मक सरकार में विषयों का बंटवारा नहीं होता है। इसमें विषयों का बंटवारा यहाँ पे क्या होगा, बंटवारा होता नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, नहीं होता है, क्या होगा, बंटवारा नहीं होता है। अगर बात करेंगे आगे तो इस शासन व्यवस्था में स्थानीय स्वशासी सरकारों के पास सत्ता तथा स्वतंत्रता होती है, यानी कि जो भी संघीय सरकार की व्यवस्था के अंतर्गत आएगा उनके जो भी सरकार है, जैसे अगर मैं बात करूंगा केंद्र सरकार,
केंद्र के नीचे आपका हो गया राज्य सरकार, और राज्य के नीचे आपका होता है ग्राम पंचायत, या मैं बोलूंगा आपका जो नगर पालिका वो आपके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे केंद्र के पास तो पावर है ही, साथ ही साथ राज्य क्या कर सकता है कि अपना कानून बना सकता है, अपना विधेयक पारित कर सकता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ बोला कि इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय स्वशासी सरकारों के पास सत्ता तथा स्वतंत्रता होता है और वो कानून व्यवस्था चला सकता है। जबकि बात करेंगे एकात्मक सरकार में, तो इस शासन व्यवस्था में स्थानीय स्वशासी सरकारों के पास ना तो सत्ता होता है और ना ही क्या होगा, और ना ही स्वतंत्रता होता है, यानी कि उनके पास सत्ता भी नहीं होता और ना ही उनके पास स्वतंत्रता होता, दोनों ही उनके पास, दोनों चीजों का अभाव होता है। अब आगे बात करेंगे, तो संघीय शासन व्यवस्था में संविधान प्राय कठोर होता है। कैसे क्यों होता है? क्योंकि केंद्र अपनी इच्छा से इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर इसमें परिवर्तन करना है तो केंद्र और राज्य दोनों का निर्णय होना जरूरी है, और दोनों का चर्चा और दोनों की मैं बोल सकता हूं कि हामी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन चूंकि एकात्मक सरकार में अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे एकात्मक सरकार होगा, देखिए यहाँ पे संघीय सरकार हो गया, तो एकात्मक व्यवस्था में संविधान प्राय लचीला होता है, क्योंकि केंद्र अपनी इच्छा से इसमें परिवर्तन कर सकता है। बात समझे कि नहीं? क्योंकि जो एकात्मक सरकार होगा, जब उसमें सत्ता का बंटवारा नहीं होता, एक ही आदमी कानून बना सकता है, वो कानून को लागू कर सकता है, तो जाहिर सी बात है कि जब वो लागू कर सकता है, बना सकता है, उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। तो ये जो संविधान जो है एकात्मक सरकार का, वो प्राय क्या होता है, लचीला होता है, क्योंकि अब केंद्र जो अपनी इच्छा से कानून व्यवस्था को चेंज कर सकता है। अब बात करेंगे आगे, देख सकते हो इस व्यवस्था में देश की विविधताओं एवं क्षेत्रीय आकांक्षाओं को उचित स्थान प्राप्त होता है। चूंकि इसमें तीनों स्तर की सरकारें होती हैं, हमने देखा तीन स्तर के क्या क्या, एक तो आपका हो जाए केंद्र स्तर का, राज्य स्तर का, और ग्राम पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीण स्तर का। तो जब तीनों स्तर की सरकारें इसमें हैं, मुख्य रूप से दो होते हैं लेकिन तीन यहाँ पे भारत में, तो यहाँ पे जो भी क्षेत्र विविधताएं हैं और लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरा कर लिया जाता है। लेकिन जब चूंकि एकात्मक सरकार व्यवस्था में, एकात्मक शासन व्यवस्था में चूंकि एक सरकार होता है, एक आदमी कानून व्यवस्था को बनाता है और अपने हिसाब से वो कानून को बदल भी सकता है, तो बोल सकते हैं इस व्यवस्था में देश की विविधताओं एवं क्षेत्रीय आकांक्षाओं को अनदेखा कर दिया जाता है, यानी कि उसको नजरअंदाज कर काम जो है किया जाता है, यानी कि इसमें आकांक्षाओं को कम नहीं किया जा सकता। जैसे देखोगे, अगर मैं बात करूं संघीय व्यवस्था के उदाहरण का, तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सारे देशों में इस व्यवस्था को अपनाया है। जबकि आप इंग्लैंड, जापान, फ्रांस, इटली, श्रीलंका, इन सारे व्यवस्था में एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया, और इन सारे देशों का हाल देख सकते हो। अब बात करेंगे आगे, तो बात करेंगे दीर्घ उत्तर प्रश्न पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो ये क्वेश्चन आपका 2013 जैक बोर्ड का एग्जाम में और 2019 के एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है कि भारत में संघवाद एक ऐसी विशेषता बताएं जो विशेषता बेल्जियम के संघवाद से मिलती जुलती हो और एक ऐसी विशेषता जो अलग हो। यानी कि हमको क्या करना है, दो ऐसी विशेषताओं के बारे में बताना है, एक जो बेल्जियम से मिलता होगा और दूसरा क्या होगा जो बेल्जियम से नहीं मिलता होगा। तो बात करेंगे जो बेल्जियम से मिलता होगा, तो भारत के तथा बेल्जियम के बीच संघवाद से मिलती जुलती विशेषताएं, तो भारत तथा बेल्जियम दोनों सबको साथ लेकर चलने वाले संघ है, जहां केंद्र सरकारें राज्य सरकारों से अधिक शक्तिशाली होती है। यानी कि जो अगर मैं बात करूंगा बेल्जियम में, तो यहाँ पे जो सरकारें होती है, जो दोनों स्तर की सरकारें होती हैं, वो दोनों क्या करता है, साथ में लेके चलता है। और यहाँ पे जो सरकारें होती हैं, वो केंद्र सरकार जो यहाँ का है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, चाहे आप बेल्जियम का बात कर लो, चाहे आप बात कर लो भारत का। ये तो मिलता जुलता था। लेकिन अगर मैं बात करूंगा अलग चीज का कि भाई अलग कैसे है, तो देख सकते हो यहाँ पे आपका है कि भारत और बेल्जियम के बीच संघवाद की अलग विशेषता देख सकते हो। बेल्जियम में 3 प्रकार की सरकारें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा सामुदायिक सरकार है ना। जब तक आप क्या देख सकते हो, सरकार के पास जो है सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा भाषाई मामलों की सत्ता दी जाती है, क्योंकि जो सामुदायिक सरकार है उनके पास इन सारे विषयों को दिया जाता है। लेकिन अगर मैं भारत के बात करूं, तो भारत में 3 प्रकार की अर्थात सामुदायिक सरकार नहीं होता है। यहाँ पे मुख्य रूप से अगर देखोगे तो सामुदायिक सरकार नहीं होता है, यहाँ पे सामुदायिक सरकार है लेकिन उनको कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया गया। तो भारत में
तीसरे प्रकार की अर्थात सामुदायिक सरकार नहीं होता। यहाँ केवल दो प्रकार की सरकारें होती है, पहला राज्य सरकार और दूसरा आपको पता होगा कि केंद्र सरकार आपका होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अगर आप ध्यान से देखोगे कुछ मिसप्रिंट है जो कि आपको ठीक कर लेना है, मैं आपको बता देता हूँ और मैं पीडीएफ में ठीक कर लूंगा। तो भारत तथा बेल्जियम के बीच संवाद की जो मिलती जुलती विशेषता है कि भारत तथा बेल्जियम दोनों के साथ, दोनों जो है सबको साथ लेकर चलने वाले संघ है। ये क्या करता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को, या अगर मैं बात करूंगा बेल्जियम में केंद्र सरकार राज्य सरकार और जो सामुदायिक सरकार है तीनों को लेकर चलता है। और यहाँ पे जो सबसे पावरफुल जो होता है वो केंद्र सरकार होता है, केंद्र सरकार के पास सभी शक्तियां अधीन होती है। और अगर मैं विशेषताओं, जो मैं अलग विशेषताओं का बात करूं तो बेल्जियम में तीन प्रकार की सरकारें होती है, एक जो होती है आपकी केंद्र सरकार, दूसरा हो गया आपका राज्य सरकार और तीसरा आपका हो गया सामुदायिक सरकार। यानी कि यहाँ पे तीन प्रकार की सरकार, केंद्र की सरकार और यहाँ पे होगा यहाँ पे राज्य स्तर की सरकार और फिर तीसरा क्या हो गया सामुदायिक सरकार। तो सामुदायिक सरकार जो होगा उनके पास सांस्कृतिक, शैक्षणिक और भाषा संबंधित मामलों के विषयों के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर वहीं मैं बात करूंगा भारत के बारे में तो भारत में तीन प्रकार की सरकारें नहीं है। यहाँ पे सामुदायिक सरकार आपको नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे यहाँ सत्ता का बंटवारा इस प्रकार हुआ, ये देख सकते हो यहाँ पे सत्ता है और सत्ता जो दो भाग में बटा, एक तो आपका केंद्र भाग में और दूसरा क्या हो गया आपका राज्य भाग में बटा। अब क्या किया गया कि राज्य की शक्तियों को कम करने के लिए यहाँ पे एक अलग सरकार बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं आपका सामुदायिक सरकार, या मैं सामुदायिक सरकार में नहीं बोल सकता हूँ, ग्राम पंचायत में बोल सकता हूँ, या मैं अगर बोलूंगा तो आपका हो गया आपका जो है नगर पालिका, इसके शक्तियों को कम करने के लिए। लेकिन बंटवारा आपको दो हुआ, केंद्र और राज्य के बीच में बंटवारा हुआ, तो यहाँ पे तीन स्तर की सरकारें नहीं है। तो पहले स्तर की सरकार राज्य सरकार और दूसरे स्तर की सरकार, यहाँ पे एक लाइन छूट गया, जो दूसरे प्रकार की सरकार होती है वो केंद्र स्तर की पर होती है, आपको ये लिख देना है। अब बात करेंगे हम लोग अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या है आपका कि संघीय शासन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है, संघ शासन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है। तो बात करें मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। सबसे पहला विशेषता कि आप देख सकते हो इस व्यवस्था में सरकार का विभाजन दो या दो से अधिक स्तरों पर होता है। जैसे बेल्जियम में 3 स्तर पे हुआ, भारत में 2 स्तर पे हुआ। अर्थात संघ व्यवस्था में सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों की होती है। इसमें जो सरकार होगा वो 2 या 2 से अधिक स्तरों की सरकार होगी। देख सकते हो आगे कि विभिन्न स्तरों के यहाँ पे होगा क्या कि सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन तो करती है परंतु कानून बनाने, कर वसूलने जैसे कार्यों के लिए उनका अपना अपना क्या होता है प्रशासन क्षेत्र होता है। चूंकि यहाँ 2 या 2 से अधिक, या जैसे बेल्जियम में 3 है, भारत में आपका 2 है, तो यहाँ पे अलग अलग शासन सरकारें हैं जिसके पास सत्ता का तो विभाजन है और ये सत्ता का विभाजन करता है और एक ही नागरिक पे काम करता है। चाहे केंद्र सरकार का बात कर लो, चाहे आप बेल्जियम में हो तो राज्य स्तर की सरकार का बात कर लो, या आप बात कर लो सामुदायिक सरकार का, तो सरकार तो अलग अलग है, माने सरकार तो अलग अलग है, लेकिन यहां पे मैं बात करूंगा कि जो कानून व्यवस्था है वो एक ही नागरिक पर लागू किया जाता है और उसी पर शासन किया जाता है। और अलग अलग सबके लिए काम है, जैसे कोई कानून बना सकता है, कोई कर वसूल सकता है, तो सबका कहे अपना अपना प्रशासन जो है क्षेत्र है। अगर देख सकते हो संविधान में इस विभिन्न स्तरों के सरकारों के कार्य क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से वर्णित होता है। साथ ही संविधान सरकार के विभिन्न स्तरों के अस्तित्व तथा प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा भी देता है, क्योंकि चूंकि यहाँ पे देखोगे तो सबके कामों को स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि भाई आखिर कौन क्या काम कर सकता है, किस प्रकार का काम कर सकता है। तो जब सबके कामों के बारे में उल्लेख किया गया, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि सभी की जो मनोकामना है, देखो जब काम के बारे में जब लिखा होगा तो उनकी जो अस्तित्व है कि आखिर वो सरकारें हैं, जब उनको काम दिया गया मतलब सरकारें हैं। यानी कि सिंपल सा बात, अगर मान लो जैसे श्रीलंका का मैंने बात किया, श्रीलंका में एकात्मक सरकार है, वहां पे जो राज्य की सरकारें होती है ना उनको उतना पावर ही नहीं दिया गया, उनको पावर दे नहीं गया, उन्होंने कानून बना सकता है ना विधेयक पारित कर सकता है, बल्कि जो केंद्र जो बोलेगा उनको वही सारी चीजें वहां पे करनी होती है। और भारत में सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार नीचे राज्य सरकार है, राज्य सरकार जो भी केंद्र सरकार बोलेगा राज्य सरकार को तो काम करना ही है, साथ ही दोनों क्या करेगा आपस में मिलजुल कर क्या करेगा शक्तियों का बंटवारा करेगा। और उससे क्या होगा केंद्र सरकार अपना काम संभाल लेता है, राज्य सरकार अपना काम संभाल लेता है। तो चूंकि जब काम संभालता है तो उसका अस्तित्व भी होता है और उसका अधिकार क्षेत्र भी होता है। तो इसके चलते क्या होता है कि संघ शासन व्यवस्था में जो है राज्य सरकार का बात करो या केंद्र सरकार का बात करो तो यहाँ पे उसका प्राधिकार, उसके अधिकारों का गारंटी भी दिया जाता है और साथ ही साथ सुरक्षा का भी क्या दिया जाता है, गारंटी आपको दे दिया जाता है। अगर देखोगे यहाँ पे तो संविधान की मौलिक इकाइयों में परिवर्तन के लिए
दोनों स्तरों की सहमति अनिवार्य होती है, यानी कि दोनों स्तर की सरकारें सहमति देगा तब जाके परिवर्तित हो सकता है। न्याय देख सकते हो क्या होगा, यहाँ पे न्यायपालिका होगा, तो न्यायपालिका का स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक आप ठीक कर लेना। न्यायपालिका को संविधान तथा सरकार के अधिकारों की व्याख्या करने का भी अधिकार दिया गया है, कि जो न्यायपालिका होगा वो क्या करेगा, सरकार के जो भी अधिकार है उनकी व्याख्या कर सकता है। आगे देख सकते हो क्या है आपका, कि विभिन्न स्तरों के सरकारों के बीच विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। चूंकि यहाँ पे अलग अलग सरकारें हैं, उनकी जानकारी और उनका विवाद जो होगा उसका निपटारा जो होगा वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कर दिया जाएगा। विभिन्न स्तरों की वित्तीय स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोतों का निर्धारण किया गया, कि राज्य अगर अपना कामकाज करना चाहता है और उन कामकाजों को करने के लिए जो खर्चा होगा उसके लिए अलग वित्त दिया गया, कि भाई आप इन क्षेत्रों पे कर लगा लो और वहां से पैसा प्राप्त कर लो। और अगर देश को पैसे की जरूरत है, क्योंकि देश को भी पैसे की जरूरत होती है, तो वो क्या करेंगे, अपने विषयों पे कर लगाएंगे और वहां से क्या करेंगे, अपना जो भी पैसा होगा वो अर्न करेंगे और देश को चलाएंगे। तो यहाँ पे वित्तीय स्वच्छता जो होती है सुनिश्चित कर दी जाती है, और उनके लिए अलग अलग जो है अधिकार क्षेत्र दिया गया है, या अलग अलग जो है अधिकार स्रोत दिया गया। ऐसा नहीं कि एक ही जगह से वो क्या करेंगे कि अपना जो भी है, जैसे मान लो ऐसा नहीं ना कि एक ही कुआं से पानी उठा रहे, सबका अलग अलग कुआं है, वो अलग अलग कुएं से पानी लेंगे और अपना कामकाज करेंगे। आगे देख सकते हो क्या है आपका, कि इस व्यवस्था को इस व्यवस्था का दो मूल उद्देश्य है। यहाँ पे का दो साथ साथ में होगा तो अलग अलग होगा। इस व्यवस्था का दो मुख्य उद्देश्य है, देश की एकता एवं अखंडता को बढ़ावा देना पहला, और दूसरा क्या है कि क्षेत्र विविधताओं को सम्मान देना, कि जो क्षेत्र की अलग अलग विविधता है उसको क्या करना, बरकरार रखना। इसकी दो क्या है, मुख्य आपका उद्देश्य आपको याद रखना है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका देख सकते हो, ये तीन तरह का एक तरह का आंसर है। प्रश्न क्या है कि भारत की संघ शासन व्यवस्था की क्या करना, चर्चा करना है। और अगला क्या है कि भारत की संघ शासन व्यवस्था की विशेषताओं का क्या करें, वर्णन करें। और अगला है केंद्र और राज्य के बीच संबंधों पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। और अगर आप देखोगे ये जो क्वेश्चन है 2009 में, 14 में, 16 में, 18 और 20 में पूछा गया है। अब बात करेंगे कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों, इस पे हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो केंद्र शासन व्यवस्था के प्रमुख विशेषता इनमें है। सबसे पहला आप देखोगे विशेषता के बारे में, तो पहला विस्तार क्या है कि सरकार के दो या अधिक स्तर का होना। तो पहला देख सकते हो, संघ शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुसांगिक इकाइयों में बांट दिया जाता है, यानी कि जो केंद्र सरकार उस पर और उसकी जो भी विभिन्न इकाई है उस पर बांट दिया जाता है। देखो अनुसांगिक मतलब जो अनुशंसा किया गया संविधान में उसका हो गया अनुसांगिक इकाइयों में बांट दिया जाता है। आमतौर पर संघ व्यवस्था में दो स्तरों पर सरकारें होती है। कितने स्तर पे, दो पर होती है। इनमें एक सरकार पूरे देश के लिए है, जबकि दूसरा सरकार राज्य अथवा प्रांत स्तर पे होता है। बात करें, अब बात करेंगे आगे। तो देख सकते हो यहाँ पे अगला जो विशेषता है, एक नागरिक समूह अलग अलग अधिकार क्षेत्र। देखो एक ही नागरिक पे लोग क्या करता है, अधिकार करने का काम करता है, और सबके लिए अलग अलग अधिकार क्षेत्र है। तो अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, प्रशासन पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। इन अधिकार क्षेत्रों के लिए संविधान में केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची क्या किया गया, बनाया गया है। तो ये एक विशेषता है। आगे देख सकते हो क्या है आपका, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान में सरकार के विभिन्न स्तरों की अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से वर्णित होता है, इसलिए सरकार के प्रत्येक स्तर का अस्तित्व तथा प्राधिकार संवैधानिक रूप से सुरक्षित होता है, और ये अलग विशेषता है। अगला विशेषता है सुदृढ़ संविधान। क्या है आपका, सुदृढ़ संविधान। तो संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। यदि किसी कारणवश बदलाव चाहते हो तो दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकता है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि जो संविधान वो बहुत बहुत क्या सुदृढ़ है। आगे देख सकते हो क्या है, अदालतों की सर्वोच्चता। देख सकते हो अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तरों के सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक के रूप में क्या करता है, भूमिका निभाता है, और उनके जो विवाद हैं उनको खत्म करने का भी क्या करता है, काम करता है। अगर अगला है आपका दोहरे उद्देश्य। इसमें क्या होता है, दोहरे उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो संघ शासन व्यवस्था में दोहरे उद्देश्य है, देश की एकता की मुख्य सुरक्षा करना
और साथ में उसे बढ़ावा देना, इनकी सुरक्षा करना, उसे बढ़ावा देना, और इसके साथ ही क्षेत्र विविधताओं को क्या करना, सम्मान करना या पूरा करना, ये भी कैश का मुख्य विशेषता है। तो पहला हम लोगों ने क्या देखा, पहला हम लोगों ने देखा कि सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों पे बांट दिया गया है। तीसरा, एक ही नागरिक समूह पे अलग अलग अधिकार क्षेत्र पे काम करता है। संविधान की सर्वोच्चता है, सुदृढ़ संविधान है, और साथ ही साथ अदालतों के सर्वोच्च प्राधिकार है, और दोहरा क्या है, इसमें उद्देश्यों की पूर्ति होता है। अब इसी के साथ जो पूरा का पूरा वीडियो समाप्त हो गया। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने करवा दिया। अगर किसी के पास पीडीएफ पहुंच रहा है और पीडीएफ का यूज कर पा रहा है तो यहाँ से हमारे चैनल के साथ जुड़ सकता है, हमारे वेबसाइट के साथ जुड़ सकता है, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकता है, और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकता है। देख सकते हो यहाँ से आप, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का और मैथ का वीडियो भी आप आराम से यहाँ से देख सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा आपको बताना है, क्वेश्चन कैसे आपको जरूर टाइप करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे और वो 100% आपके क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।